नमस्कार, मैं बड़ौदा से गौरांगी पटेल सृजन टॉक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम मिलेंगे कैप्टन गुरुबख्श सिंह गुलाटी जी को, जी जो अभी रिटायर तो हुए हैं आर्मी से, लेकिन उन्होंने जो अपने कार्यकाल दौरान जो भी काम किए हैं, देश की सेवा की है, अपनी ड्यूटी आर्डेंटली बजाई है और जो रोमांचक अनुभव हुए हैं वो आज हम उनसे वार्तालाप करके जानेंगे। तो कैप्टन जी आपका स्वागत है। थैंक यू। वेलकम। कैप्टन गुरुबख्श जी के पेरेंट्स पार्टीशन के टाइम इस तरफ आ गए थे इंडिया में और बाद में जाके मुंबई में सेटल हुए। तो उसके बाद इन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी किया। इसके बाद ही इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया और वहां से हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनसे गोष्ठी करेंगे। तो कैप्टन जी, आपका पार्टीशन के टाइम के कोई अनुभव हो जो आज की जनरेशन को कम ही पता होता है, तो आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई अनुभव आप शेयर करेंगे? देखिए, अनुभव जो है फादर का जो ज्यादा रहा। मदर तो बहुत ही छोटे थे, तो अपने फादर के साथ कैसे आए उनको भी इतना ध्यान नहीं है। लेकिन जहाँ फादर की बात हुई, फादर जस्ट अभी 10th पास किए थे, एसएससी पास किए थे। उधर कोहाट पेशावर के पास में जगह है, वहां से पार्टीशन जो हुआ, दंगे जो हुए, दंगे के थोड़ा ही पहले वो और उनके ब्रदर आ गए थे, क्योंकि उनके फादर ने तभी सेंस किया था कि शायद कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा। तो ये लोग अमृतसर आकर के अपने रहने का एक ठिकाना, के परिवार वहां से आए तो इधर कुछ ठिकाना बना के रख दिया। अच्छा। और ये भी अच्छा रहा कि दंगे के बस शुरू होने के साथ साथ ही मेरे ग्रैंडफादर और डैडी के यंगर ब्रदर, एक सिस्टर जो ऑलरेडी उस टाइम भी मैरिड थे, तो वो लोग आ गए। लेकिन डैडी के 2 ब्रदर और एक सिस्टर, उनका उसके आगे आज भी पता नहीं है। कोई कहते हैं कि वो काबुल पहुंच गए। अच्छा। कोई कहते हैं कि उनका मतलब बचे ही नहीं। अरे बाप। कुछ उनका अभी तक पता नहीं है। लेकिन ये 4 जो थे, डैडी के यंगर ब्रदर, डैडी डैडी के एल्डर ब्रदर, डैडी की सिस्टर, ये इधर पहुंचे। अच्छा। अब यहाँ पहुंचने के बाद मेरे ग्रैंडफादर उधर काफी बड़े बिजनेसमैन थे। अच्छा। यहाँ आने के बाद अभी करना क्या, जो थोड़े पैसे थे वो लेकर के चले गए दिल्ली के, चलो मैं कुछ कपड़े ले आऊंगा, यहाँ लाकर कपड़े ही बेच दूंगा। कुछ तो शुरू तो करें। तो वो उन्होंने उधर से दिल्ली में कपड़े तो खरीद लिए। अब स्टेशन पर सामान लेकर पहुंचे हुए। अब टिकट लेनी थी, टिकट का कोई अभी सामान संभाले के टिकट, इतने में कोई एक लड़का जो उनके दोस्त का बेटा था कोहाट से, वो उधर मिल गया। उसने आके पैर छुए, काफी देर दोनों ने गप्पे मारी। ट्रेन को तो अभी टाइम था। दोनों ने गप्पे मारी, फिर उन्होंने कहा कि बेटा तू मेरा सामान संभाल, मैं टिकट ले आता हूँ। वो टिकट लेने गए, वापस आए तो वी कैन ऑल इमेजिन क्या हुआ रहेगा। उस पर वो जिंदगी से जैसे हार गए थे। अच्छा। उसके बाद उनसे किसी तरह रोते पलट टूट चुके और किसी तरह घर तो पहुंचे। और उधर उन्होंने बोला, अब जो घर था वो हमारे जो गोल्डन टेम्पल है उसके साथ ही घर था। अच्छा। तो वो बोले कि बस अब मैं इसके बाद सिर्फ गुरुद्वारे में रहूंगा। मैं अभी दुनियादारी छोड़ चुका हूँ, मोह छूट गया। और वो उधर मतलब जैसे साधु बन गए। नाम भी उनका साधु सिंह था। अच्छा। और वो साधु बन गए। अच्छा। बस पूजा पाठ में ही लगे रहे। अच्छा। अब मीनवाइल मेरे डैडी थे, उन्होंने थोड़ा कुछ उधर छोटा मोटा जैसे बिजनेस, एक दुकान चॉकलेट ये सब की खोल दी। वो भी दुकान नहीं, मतलब एक जैसे घर के आगे डब्बा रख के। और वो उसके साथ उन्होंने साथ अपनी पढ़ाई की। अच्छा। पढ़ाई में उन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया अमृतसर पॉलिटेक्निक से। अब उसके बाद करें क्या उधर, तो घर पे बिना बताए और रिलेटिव्स थे बॉम्बे में, सीधा उनके पास ही आ गए। ये नहीं पता आगे जाके करना क्या। बराबर। लेकिन ये था कि मैं बॉम्बे जाके कुछ अचीव कर पाऊंगा। साहसिक थे। तो आके फिर 1953 में शायद इधर आए थे। अच्छा। जैसे वो बताते हैं। और तभी ये बर्मा शेल की रिफाइनरी बननी थी।
इधर बन रही थी हाँ। चंबूर हाँ। बॉम्बे में, हम्म। उस रिफाइनरी में उन्हें एक जॉब मिल गई थी ओके। और शुरू वहीं से हो गया। अच्छा अच्छा। फिर वो भी छोड़ा, फिर बाद में एफसीआई फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आज हर कोई राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से जानते हैं, राइट। उधर भी जॉब किया। फिर लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बने और काफी अच्छे अच्छे उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, जिसमें एक दूध गंगा डैम है कोल्हापुर में, एक अच्छा। सूर्या डैम है धानू में, हाँ। ये इनके पावर हाउस के कॉन्ट्रैक्ट थे उनके पास। ओके। नतीजा ये हुआ कि जब तक वो गए हम अपर मिडिल क्लास के तो हाँ। बन चुके, उस लेवल तक आप लोगों को मेहनत करके पहुंचाया उन्होंने। पहुंचाया। तो इस अच्छा। तरह मतलब एक हाँ। थोड़ा ओके, इट वाज डिफिकल्ट टाइम्स, यस। स्ट्रगलिंग नो पीरियड। डाउट। हम लोग भी स्ट्रगल में जितना हो सका हाँ। उनका साथ दिए, सही कहा। लेकिन ये सवाल आज की जनरेशन को जानना बहुत जरूरी है कि अपने फोर फादर्स और पेरेंट्स कितना स्ट्रगल करके अपने बच्चे को कहाँ कहाँ तक पहुंचाने के लिए कितनी कितनी मेहनत से गुजरते हैं, और पूरी कहानी आप सब जानते भी नहीं हो सकते हैं। तो इससे एक ये भी मैसेज जाएगा आपकी तरफ से कि बैठिए अपने परदादा के साथ, दादा के साथ, और बात करिए उनके जमाने की। सही है। बिल्कुल। अच्छा, और हम ये जानना चाहेंगे, फिर आपने ग्रेजुएशन बीएससी किया, उसके बाद आप आर्मी में आपने ज्वाइन होना सोचा, और कॉलेज के दौरान आप क्रॉस कंट्री रेसेस में भी जाते थे, और फुटबॉल, बास्केटबॉल और सब कुछ, क्या क्या स्पोर्ट्स में आपने हिस्सा नहीं लिया, और आप स्टेज पे भी मतलब बाकायदा आर्टिस्ट भी बने हुए हैं और गाते भी हैं अभी भी आज की तारीख में। तो आपने आर्मी का कैसे सोचा? और एक और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है इंटरेस्टिंग, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि आर्मी में रिक्रूटमेंट कैसे होता है। व्हाट इज एसएसबी? एज अ लेमैन सबको पता नहीं होता है, तो प्लीज वो जरा बताइए हमें। देखिए, जहां तक तो मेरा सवाल था, मैं तो डैडी ने दुकान एक रखी हुई थी, दुकान में साथ में थोड़ा सपोर्ट भी करता था, पढ़ाई भी कर रहा था, और साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये समझ लो कि जो मिल जाए वो मैं उसमें एक्सेल करने की कोशिश करता था। नो डाउट एक साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता था, टाइम मैनेजमेंट, फिर अपना हेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि तुम जब थक गए हो और उसके बाद पढ़ाई करना, लेकिन उस प्रकार हमने किसी तरह मैनेज किया। और मीनवाइल एनसीसी में ज्वाइन किया था। अच्छा। एनसीसी में भी बढ़ते बढ़ते सीनियर अंडर ऑफिसर बना था, और उसमें जैसे हमारे उस जमाने में एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर जो थे, उन्हें मेरे अंदर काफी पोटेंशियल नजर आता था, तो उन्होंने भी मुझे एक उधर एसएसबी की ट्रेनिंग कार्डर था, उसके लिए उन्होंने स्पेशली रिकमेंड भी किया था मुझे, और वो कार्डर भी मैंने अटेंड किया और वो मुझे बहुत फायदा दे गया था। अच्छा। तो उस हिसाब से मेरा मतलब आर्मी की तरफ बहुत ही झुकाव हो चुका था कि मैंने अगर कुछ करना है तो मेरे डैडी का बिजनेस एक तरफ रह जाएगा, मुझे आर्मी में ही, वो भी एज एन ऑफिसर ही जाना है। ये सोचकर मैं शुरू हुआ। एसएसबी की भी ट्रेनिंग थी, और ज्वाइनिंग के लिए हमारे टाइम एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बावजूद तुम्हें यूपीएससी का, सीडीएससी का एग्जाम देना पड़ता था। अच्छा। ये समझ लो मैं ज्वाइन हुआ, मैं कमीशन हुआ, उसके थोड़े 1-2 साल बाद ही ये रूल आ गया कि सी सर्टिफिकेट को नहीं देना है सीडीएससी का एग्जाम, जो यूपीएससी कंडक्ट करते हैं। लेकिन मेरे उसमें भी डिले हुआ, 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरे अटेम्प्ट पे मेरा सीडीएसई आया, क्लियर हुआ, और एसएसबी के लिए मेरा नंबर आया। तो जैसे कि आप बोल रहे हो एसएसबी, एसएसबी एक बहुत अहम चीज है। क्यों? आर्मी को कौन चाहिए? ऑफिसर। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जिसमें है वही आएगा। वो आदमी अगर फिजिकली वीक है तो उसको स्ट्रेंथन करके भी हम उसको आगे ले जा सकते हैं। वो मेडिकल वाले चेक करेंगे अच्छे वीक है कि नहीं है। ओके। अगर मेडिकल, उसके बाद मेडिकल बोर्ड भी होता है। लेकिन एसएसबी जो है वो ये देखता है कि ये आदमी लीडर है कि नहीं, लीडरशिप क्वालिटीज उसकी बराबर है, जिसको कि ये लोग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के नाम से मशहूर करके रखे हैं। तो लीडरशिप क्वालिटीज क्या है? उससे पहले मैं ये पूछूंगा, लीडर कब बनता है? लीडर बचपन से बनता है। वो जब बड़ा हो रहा है
कहाँ से वो जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है, डिसिप्लिन क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है। अब जैसे ऑनेस्टी के बारे में बताऊं, हमने देखे कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका बच्चा कुछ चोरी करके आ जाता है। बच्चों में एक है कि भाई दूसरे की चीज तो मुझे लेकर आनी है, अपनी चीज से मजा नहीं आ रहा, दूसरे का लाना। ये बच्चों में काफी कॉमन मिलता है। तो कई पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं, एक थप्पड़ लगा देंगे, चल अभी ले आया, वापस उधर चुपचाप रख के आ जा। दूसरा होता है जो बोलता है कि अभी तू ले आया, आज कर दिया, दोबारा नहीं करना, अब इसको अंदर रख। लेकिन मेरे पेरेंट्स है, मैं 4 या 5 साल का था, पड़ोस में एक बच्चे के साथ खेल रहा था, मुझे उसके खिलौने का एक छोटा सा कुछ टुकड़ा जो था वो ज्वाइनिंग वाला, वो मैं चुपचाप छुपा के ले आया। घर आकर मेरे भाई ने देख लिया कि ये मेरे पास कहाँ से आया। मैं हंसते में बोला मैं उसका उठा के लाया। उसने मम्मी को बताया, मम्मी ने उसी वक्त भाई के साथ मुझे भेजा कि जाओ उधर उसको ये लौटाओ और सॉरी बोलो, और बोलो मैं दोबारा नहीं करूंगा। नो डाउट उसके आगे मुझे तकलीफ रही, मुझे उन लोग घर पे नहीं लेते थे, काफी दिनों तक नहीं अंदर आने देते थे, बाहर ही खेलना है। लेकिन वो एक लेसन उस टाइम आ गया कि मतलब इतना बड़ा भी पनिशमेंट हो सकता है चोरी के। और यहाँ से एक लीडर बनता है, वो लीडर वहां उसकी इंटीग्रिटी बनती है, ठीक है, डिसिप्लिन। हर किसी को मालूम है सही रास्ता क्या है, हर किसी को कि भाई अगर तुम इवन रास्ते में जा रहे हो तो मैंने ऐसे ही चलना है। लेकिन मस्ती है, हमने ऐसे भी जाना, हमने ऐसे भी जाना, क्यों, हर एक चीज ट्राई करनी है। तो ये जो उधर एसएसबी है वो ये देखता है कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, उनको पूरा समझ तुम्हें, जिस तरह से वो सवाल करते हैं, जिस तरह एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देंगे, जिस तरह तुम्हारा मतलब टेस्ट होंगे कि वर्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, स्टोरी टेलिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकली। हाँ, तो तुम्हें नहीं पता, तुम अपना जो है नेचुरल है वही बताओगे, लेकिन उसी में उनको समझ आ जाएगा कि तुम्हारे मित्र तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, तुम क्या है। वहां ऐसे ऐसे साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, तो वो लोग यही देखते हैं कि ये आदमी कितना ऑफिसर लाइक क्वालिटीज लेकर आता है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में क्या क्या आएगा, डिसिप्लिन आएगा, इंटीग्रिटी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, एक टास्क उसको दिया, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको वो निभाएगा, बराबर। फिर उसके अंदर करेज है, वो डरपोक तो नहीं है। आप एक बॉडी ऑफ ट्रूप्स which will start with a company, so या एक प्लेटून 36 उतना तो तुम लेकर अभी कहीं पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हो, कहीं तुम रेकी कर रहे हो, कहीं तुम कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, कई दफा तुम बिल्कुल दुश्मन के सामने हो, बराबर। उस वक्त तुम्हारे अंदर करेज है, तुम्हारे अंदर अगर करेज है, यू विल बी एबल टू लीड द ट्रूप्स, उनको लेकर तुम आगे जीत के आओगे, बराबर। अगर तुम थोड़ा भी घबराए, तुम्हारे जो ट्रूप्स है वो पहले समझ जाएंगे, तुम्हें साथ से समझ आएगा, वो सब समझ जाएंगे, तो वो तुम्हारे साथ लड़ेंगे नहीं। इंडियन आर्मी है, देख लो किसी भी लड़ाई में पीछे हटा है। आप लोग के सामने कारगिल हुआ और आपके सामने 71 की लड़ाई हुई, उससे पहले 65 की हुई है, 48 की हुई है। इन लड़ाइयों में हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान को मात क्यों दी है? क्योंकि इंडियन आर्मी का अफसर खुद आगे पहले लड़ता है, और तैयारी इस प्रकार होती है कि पहली गोली वो ही खाने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन अगर वो अच्छा अफसर है, उसके ट्रूप्स, उसके बंदे आगे खड़े हो जाएंगे, उसको गोली नहीं मारेंगे। तो ये जो करेज है, ये कहाँ से आएगा? बराबर। ये करेज को टेस्ट कैसे करेंगे? ये एसएसबी वाले तुम्हारा करेज जान जाते हैं। अच्छा। वो तुम्हें किसी दुश्मन देश के सामने नहीं रखेंगे, अच्छा, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे वो टास्क रख देंगे, ग्रुप टेस्टिंग अफसर होंगे, वो ऐसे ऐसे टास्क रख देंगे, वो समझ जाएंगे कि तुम एक ग्रुप को लीड करने लायक हो कि नहीं, फिर तुम किस तरह से लोगों के सामने कंडक्ट करते हो अपने आप को, ये बहुत कुछ वो लोग देखेंगे। उसके बाद तुम्हें वो सोचेंगे हाँ जी ये अफसर बनने के काबिल है। अफसर बनने की ट्रेनिंग उसको उसके बाद देंगे। अगर उसमें काबिलियत नहीं है तो रिजेक्ट। आप देखेंगे कई लोग हैं 7-7, 8-8 टाइम एसएसबी के लिए जाते हैं, लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं।
और कई है जैसे मैं भी हूँ, फर्स्ट टाइम मैं सेलेक्ट हाँ, किया है। ओके, तो ये क्या होता है कि हाँ, मे भी कई दफा तीसरे चौथे अटेम्प्ट पे भी होते हैं। क्या है हाँ, कि ओवर अ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस ड्यू टू टाइम हम्म, तुम्हारा जो अफसर लाइक क्वालिटीज है, तुम्हारा हाँ, जो हाँ, एटीट्यूड है, थोड़ा चेंज भी होता है। बराबर, वक्त के साथ इंसान बदलता भी है। बराबर, तो इस तरह आप देखेंगे एसएसबी में सिलेक्शन बहुत टफ है। हाँ, कई दफा 70-80 का बैच आएगा और एक भी सेलेक्ट नहीं होगा। अच्छा, और जैसे मैं था, मेरा 45 का बैच था, हम्म, हम 9 सेलेक्ट हुए थे, 20%, जिसे उस टाइम पर तो बेस्ट परसेंटेज हाईएस्ट माना था। रैंकिंग ऑर्डर, हाँ। ओ वाह, वेरी तो गुड, ये होता है एसएसबी, जिसमें हाँ, के अफसर बनने के काबिल है कि नहीं, राइट, तुम्हारा फिजिकली अंदर कोई अंदर प्रॉब्लम है, कुछ है, वो उसके बाद तुम्हारा मेडिकल बोर्ड होता है। बराबर, वो मेडिकल में पकड़ा जाएगा, अगर तुम्हारा कुछ है तो उसके लिए भी तुम रिजेक्ट हो सकते हो। बराबर, लेकिन मेन जो है कि तुम बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज है कि तुम लीड कर सकते हो, यू आर अ गुड लीडर। या, ये तुम्हें कहाँ से आएगा? ये आएगा तुम्हारे एसएसबी से। वेरी गुड, चलो ये बहुत अच्छी जानकारी मिली आज हमें भी, श्रोताजनों को भी, क्योंकि एज ए सिविलियन हमको कई बातें पता नहीं होती है। तो आज आपसे बात करके यही मजा आ रहा है ऑलरेडी कि नया नया कि किस तरह से मतलब वो लोग आप में से वो चुन के वो क्वालिटी आपको उठा लेते हैं और फिर आप देश की सेवा में आपका पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात रही। आपने सूत्रपाड़ा में फ्लड सिचुएशन में पानी में कूद के 7 सिविलियंस की जान बचाई थी, जिसके लिए आपको ब्रेवरी का सर्टिफिकेट भी मिला। और काफी मतलब वो मुश्किल वाला दौर था। और मतलब आप सोचे, मतलब फ्लड है, उसमें आप कूद पड़े और 7 पीपल को बाहर निकाला, और जो डूब रहे हैं वो बंदा तो जो उनको बचाने आता है उसको लेके डूबता है यूजुअली, डर के मारे। तो वो कहानी क्या है? ये कुछ ऐसा हुआ था, एक स्कॉर्पियो में कुछ लोग थे जो दीव एयरपोर्ट जा रहे थे, जो वेरावल रहते थे। यस, तो रास्ते में सूत्रपाड़ा से इनका एक सोबत नदी है, उसके ऊपर ब्रिज है। ओके, तो उधर ये तारीख थी 10 अगस्त 2010। ओके, हाँ, 2010। तो उस दिन ये लोग वहां से जा रहे हैं और यहाँ बहुत फ्लड्स थे। दैट टाइम इट वाज जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ओके, जिसको आज गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। अच्छा, तो जो उस टाइम पर ये लोग वीरावल से जब जा रहे, तो बीच में फ्लड्स की वजह से उन्होंने 3 लोकल विलेजर्स को भी बोला कि भाई ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे वो पानी भर रहा था। तो उन्होंने विलेजर्स को बोला कि भाई धक्का मारो तो ऊपर ले लेते हैं गाड़ी, फिर आगे ले जाएंगे। बंद हो गई थी। तो ऊपर जब तक गए तब तक उधर डैम से भी पानी छूटा, तो पूरा उधर फ्लड हो गया। बस वो ब्रिज के ऊपर टायर भी उस स्कॉर्पियो के आधे भरे हुए थे, और ये लोग स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़े हुए थे। और शायद मोबाइल से इन्होंने ये 108 पे अच्छा कहा होगा, भाई हम मरेंगे, हमें रेस्क्यू कीजिए। इसमें मैं तो उधर कोई मेरा मतलब नहीं था, उधर जीएचसीएल करके कंपनी है, मैं उधर का एडमिन सिक्योरिटी हेड था। अच्छा, तो मैं अपनी नौकरी कर रहा था। उस दिन मेरी भी फैक्ट्री में बहुत बुरा हाल था, पानी भर गया था। अच्छा, एज ए एडमिन हेड मुझे बहुत कुछ कोऑर्डिनेट करना था। लोग मेरे जो वेरावल से अप डाउन कर रहे हैं, जो आने वाले आ नहीं पा रहे, घर रात को ड्यूटी की है, वो जा नहीं पा रहे, तो मैं वो सब में ही सवेरे 6 बजे से सेट कर रहा था। ओके, करते कराते करीब 1 बजे मुझे फोन आया फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के मामलतदार का। अच्छा, रुपए जोटानिया करके थे, मुझे आज भी याद है। अच्छा, तो एक हमारी वैसे ही, चूंकि वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी का एडमिन हेड है, तो थोड़ा जान पहचान नेटवर्किंग तो था। तो उन्होंने फोन किया कि, और बाई चांस 2 दिन पहले हम लोग यही डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशंस कर उन्हीं के ऑफिस में बैठ के, राइट टाइम। हाँ, तो उतने में उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई कुछ लोग हैं, अगर बचा पाओ तो ठीक है, नहीं तो मर जाएंगे। कुछ आपका जो आर्मी ट्रेनिंग है उसको लेकर कुछ आप हेल्प कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। उसी वक्त अभी खाना खाने पहला निवाला ही उठाया था, तो मैंने अपनी गाड़ी मंगा ली। कंपनी की तरफ से गाड़ी थी। फिर मैंने कहा भाई उधर रस्सी, सेफ्टी बेल्ट, जो जो रेस्क्यू का सामान है, वो रोप वनीला थी और एक दूसरी रोप भी थी। तो बंदों को बोला वो लेकर आ जाओ। बस इतना टाइम मिला कि मैं एक रोटी अंदर खा, बराबर, और उसके बाद
गाड़ी में बैठ गया, वहां से 30 किलोमीटर दूर जहाँ मेरा लोकेशन है। अच्छा। तो फटाफट पहुंचे। तो जब पहुंचा तो उधर सारा वो सूत्रपाड़ा पुलिस स्टेशन का वो SHO बोलते हैं, वो PI वो खड़ा था, ये खड़े थे। और इतने में फोन भी आया, वो SDM साहब थे, थाना साहब। हाँ। वो भी बोल रहे भाई देखो क्या है। हाँ। तो उन्होंने दिखाया करीब 200 मीटर आगे। हाँ। बोले वो देखो, वो दिख रहा है वो गाड़ी। हाँ। उसके ऊपर वो लोग दिख रहे हैं। हाँ। कि पूरा इधर तो पानी भरा है। हाँ। अब इनको कैसे निकाले? बराबर। आपके पास क्या तरीका? मैंने कहा देखिए, इधर तक तो एक तरीका है कि आप हेलीकॉप्टर बुलाओ, बराबर। वो लैडर से उसको हाँ। उठाएंगे। लेकिन वो समुद्र किनारा है ना, हाँ। हाँ। मैंने कहा जिस तरह की हवा चल रही है, पॉसिबल। हेलीकॉप्टर कुछ नहीं कर पाएगा, वो इधर स्टेबल तरीके से खड़ा ही नहीं कर पाएगा, रुक नहीं पाएगा। तो क्या है, मैंने कहा दूसरा तरीका है, रस्सी उन तक पहुंचाओ। हाँ। और रस्सी पकड़ पकड़ के आ जाएंगे। हाँ। बोले अब रस्सी पहुंचाए कैसे, इतनी लंबी रस्सी? हाँ। मेरे पास थी लंबी रस्सी। अच्छा अच्छा। लेकर ही आया। हाँ हाँ। तो बोले क्या करेंगे? मैंने कहा ठीक है, आप इतने में ही तो पानी बिल्कुल जहाँ एज है, हाँ। उधर एक लुढ़कते हुए वो बिल्ली के बच्चे, हाँ। वो लुढ़क रहे। हाँ। इतने में एक सांप, वो बाहर की तरफ आना चाहता है, लेकिन पानी इतना तेज था से और उसके साथ वो सांप आके जा रहा है। तो मैंने कहा, तो बेचारा मामलतदार साहब बोल रहे यार इन लोग का क्या करें? हाँ। कैसे, ये देखो यही नहीं रुक पा रहे हैं। हाँ। उधर कौन जाके रस्सी पहुंचाएगा? हाँ। मैंने कहा मेरे ऊपर बांध देता हूँ। हाँ। और उसका तरीका है, बीच बीच में तकदीर अच्छी थी कि थोड़ा झाड़ दे अच्छा। एक एक जगह पे। बराबर। तो मैंने कहा एक एक करके झाड़ पार करूंगा, रस्सी उसके ऊपर थोड़ा सा करते हुए आगे ले जाऊंगा। हाँ। बोले सर इसमें तो आपकी जान का जोखिम है। हाँ। मैंने कहा कोई और तरीका नहीं है, पानी बढ़ता जा रहा है। हाँ। स्कॉर्पियो कब पूरा नीचे जाएगा, कब ये लोग बह जाएंगे। तो मैंने कहा इंसानियत तो रखनी है। बराबर। और वो जो आसपास के गांव के लोग थे, वो लोग भी बोले जी हमारे गांव के भी 3 लोग हैं। हाँ। वेरावल के 4 है और गांव के 3 है, हाँ। उनको भी बचाना है। बराबर। तो मैंने क्या किया, रस्सी बांधी और फिर बोले, मैंने बोले जहाँ लगेगा, बोले सांप भी है काटेगा तो वो भी मैनेज करना चाहता। अच्छा। हाँ। तो कमांडो ट्रेनिंग की हुई है। अच्छा अच्छा। तो उधर से हाँ। मैं शुरू हो गया, एक एक करके झाड़ पहले पकड़ना। लेकिन ये था कि झाड़ के एक तरफ से, मतलब पूरा अगर राउंड लो हाँ। तो रस्सी उधर फंस जाएगी। ओके। तो एक एक तरफ, मतलब ऐसे ऐसे करके, हाँ, ऐसे zigzag करके ओके। झाड़ के उधर से मैं उधर एक जगह तक पहुंच गया। मतलब लास्ट में जब वो ब्रिज है, हाँ। ब्रिज के पहले कुछ ऐसा हाँ। था, मतलब ऐसे जाके गाड़ी ऊपर जा रही थी, इस टाइप का ब्रिज था। ओके। तो अब जितना तक मैं आगे गया इतना इतना पानी था, चेस्ट लेवल या नेक लेवल। तो उधर वाला पानी स्विम भी कर जाए, तैर के जाए, लेकिन वो पानी का फोर्स तुम्हें खींच के ले जाएगा। हाँ। तो इस पर फिर 5-6 मीटर की ही बात रह गई थी। मेरा दूसरा रोप भी था। हाँ। और मैं जब यहाँ से शुरू हुआ, ये मैं बताना भूल गया। हाँ। जब मैं शुरू हुआ, हाँ। अंदर पानी में एंटर किया, मेरे साथ करीब 20-25 गांव वाले भी मेरे पीछे। अच्छा। मेरे लिए तकलीफ ये भी हुई कि उन्होंने मेरी रस्सी पकड़नी शुरू की। मैंने कहा भी मैं कोई खंबा नहीं हूँ। 20-25 लोग वो भी। हाँ, मैं तो खैर फाइनली मैंने कहा इतने सारे मत, खाली 7-8 लोग और चेन बना के चलो, हाथ पकड़ के चलो। तो हाथ भी पकड़ के चले सब लोग। तो उधर पहुंचने तक हम लोग जब भी उधर गए तो एक दूसरी रस्सी थी, वो हमने फेंका कि भाई इसको पकड़ो। ब्रिज के ऊपर वो रॉड है, उसके ऊपर बांधो। और फिर रस्सी के ऊपर, मतलब एक ऐसे करके मैंने डेमो किया। अच्छा। ऐसे रस्सी करके तुम आओ। तो पहला आदमी वो लोकल जो उधर का ही था, गांव का, वो थोड़ा फिर भी साहस वाला था। वो तो आया, उसको देखकर बाकी लोग फिर, मैंने कहा एक एक करके आया। हाँ। क्योंकि क्या है कि पानी नीचे पैर नहीं टच करेगा, तुमने रस्सी को ही पकड़ के आना। और मैंने कहा कोई सपोर्ट भी नहीं। बराबर। तो उसमें फिर वो किसी तरह एक आया, एक को देख के दूसरा, तीसरा, और इधर से कुछ उस जगह पे झाड़ भी नहीं था, तो सिर्फ मेरे हाथ से पकड़ के मैंने रखा हुआ था। तो ऐसे करके, मतलब ये है कि मेरा हाथ भी अगर ढीला पड़ा तो एक जान तो गई। तो इस तरह से उन लोगों को एक एक करके इस तरफ तक ले आया, जितना कि यहाँ इतना पानी था। फिर उतने से उनको बाहर लाया। तो ये बात, क्योंकि 108 काफी ऊपर तक जाता है, तो काफी लोगों ने सराहना भी की। फिर 26 जनवरी 2011 की बात है, तब वहाँ हमारे मंत्री जी थे, KS राणा साहब, मिनिस्टर ऑफ
ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, अच्छा उनके हाथों मुझे Yes. फ्री अवार्ड भी मिला है। अच्छा अच्छा राइट ये एक काफी ही यादगिरी रहती है, बहुत क्योंकि बहुत घर वालों को जब मैं बताता हूँ हाँ तो वो लोग तो ये कहते हैं, भाई तुम अपनी जान क्यों जोखिम में डाले, बराबर कोई तुम्हें क्या दे देगा, हाँ अगर मुझे खुशी मिलेगी हाँ अगर मैं बचा सकता हूँ, बराबर मेरे हाथों कोई बच सकता है उससे और बड़ी फिर बात- मैं उसे ना बचाऊं, और हाँ वो मेरी नींद पूरी और लाइफ- खराब, पूरी लाइफ आपको हाँ। अंदर से वो क्योंकि इंसान आता रहता आपको हाँ। पूरी लाइफ मैं कर सकता था मैंने नहीं किया हाँ। ये जद्दोजहद से आप एंड टाइम तक नहीं निकल पाते बिल्कुल बहुत बहुत सराहनीय बात करी आपने आज कि आप सिर्फ फ्रंट पे मतलब आर्मी को रिलेटेड विद फ्रंट ऐसा नहीं होता है आप मतलब सिविलियंस के लिए भी आप भगवान बन के खड़े हो जाते बहुत अच्छा सूत्र दिया थैंक यू सो मच कैप्टन जी बहुत बहुत आभार आपका सृजन टॉक्स में आने के लिए और इतना समय देने के लिए और अपने भारत के प्रति आपकी ड्यूटी निभाने के लिए थैंक यू थैंक यू।